नमस्कार। चलिए आज क्लास 10th के सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। इकाई 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम लोग आज अर्थव्यवस्था के बारे में और ये अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उससे पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजी हुकूमत रहा। जिस समय भारत पर अंग्रेजी शासन नहीं था, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने भारत की इस सोने की चिड़िया को लूटा और हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था को लूटकर इनका समस्त संसाधनों पर उन्होंने शोषण किया। अंग्रेजों ने भारत पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। इसलिए हम सब पहले समझते हैं कि उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। उपनिवेश किसे कहा जाता है? क्योंकि भारत एक अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है और उस देश के समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जिस प्रकार भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, अंग्रेजों ने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों का भी शोषण किया। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश को इस अर्थव्यवस्था को किस तरह ऊपर ले जाना है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पूरा जोर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था है क्या और ये अर्थव्यवस्था कौन से कार्य को करते हैं। हम सभी जानते हैं अपने जो दैनिक जीवन है, इनमें सभी लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं और इनसे उन्हें आय प्राप्त होते हैं और आय से उनका घर चलता है। जैसे किसान खेत खलिहानों में काम करते नज़र आते हैं, टीचर स्कूल और कॉलेज में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहा जाते हैं। चलिए आते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि लोग कार्य करके अपना जीविका अपने परिवार चलाते हैं, जिस क्रिया के द्वारा उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जितने भी अर्थव्यवस्था हैं उनका मुख्य तो दो ही कार्य होते हैं। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा कार्य है लोगों की रोजगार को अवसर प्रदान करना। ये दो प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न चीज़ों का उत्पादन होते हैं और इन उत्पादित चीज़ों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब ही होता है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में उनको बांटने से है। अर्थव्यवस्था के संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें होते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें कृषि कार्य आते हैं। पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उद्योग निर्माण कार्य, गैस और बिजली जैसे क्षेत्र, इसलिए इनको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये इस प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें जितने भी उत्पादन होते हैं उन साधनों का मालिक निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी जो कुछ भी उत्पादन होगा वो निजी व्यक्ति के द्वारा होता है और इसका उपयोग भी वह निजी लाभ के लिए ही करता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। दूसरा नंबर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामी और संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग वे समाज के कल्याण के लिए करते हैं। जैसे चीन, क्यूबा, ये देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का मालिक निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे हमारा भारत। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में
उत्पादन के ऊंचे स्तर को प्राप्त करना है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अगर देखें तो इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे के जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्री ने इनका विभाजन कर दिया है। एक अर्थशास्त्री है जो प्रमुख हैं, जिसका नाम है मेडिसन। मेडिसन नाम के अर्थशास्त्री, वे उनका कहना है कि धनी देश में आय का अगर स्तर बढ़ता है तो वह आर्थिक वृद्धि कहलाता है। वही जब निर्धन देश में आय जब बढ़ता है तब उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इनको एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसे समावेशी विकास कहते हैं। यानी इसमें समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। हर वर्ग के लोगों का जब विकास होता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हर वर्ग के लोगों का समाज में विकास होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसी को समावेशी विकास कहा जाता है। अगला सवाल है, सतत विकास क्या है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी उनके विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन, जितने भी देश के संसाधन हैं, उनका विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में यानी विकास के क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यह संस्था परामर्शदात्री संस्था है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग का काम है भारत में आने वाले 5 वर्ष के लिए योजनाओं को बनाना। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अभी वर्तमान में योजना आयोग का नाम है नीति आयोग। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की मांग की
मांग की प्रमुख सूचकांक कौन से हैं? देखिए, आर्थिक विकास का मतलब पहले बता दिया गया था कि आर्थिक विकास ये क्या होता है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, ये पहले चर्चा हो गया इसका। तो इस आर्थिक विकास यानी देश में विकास किस तरह से हो रहा है, देश का आर्थिक विकास कितना है, इनको जानने के लिए कुछ सूचकांक होते हैं, कुछ सूचकांक जिसके माध्यम से देश के अंदर विकास को दिखाया जाता है। इनमें है पहला, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के माध्यम से आर्थिक विकास को मापा जाता है। राष्ट्रीय विकास क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि कोई देश एक साल में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उनका मुद्रा के मूल्य में सबों को जोड़ देने से जो योग होता है, वही योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये भी आर्थिक विकास का एक सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का माप का यह सबसे उचित सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय ये देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। ये निकाला जाता है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। - 2004 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपया प्रति वर्ष थी। अगर बात करें भारत के राज्यों की, तो भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पंजाब है, उसके बाद केरल, और सबसे कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। तीसरा, मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, मानव विकास सूचकांक यानी HDI बराबर जीवन आशा सूचकांक, जो शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, जो जीवन स्तर सूचकांक, तीनों को मिलाकर इन्होंने HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया था। इनके निर्देशन में 2004 में मानव विकास रिपोर्ट आया। इसमें कुल 177 देशों का रिपोर्ट दिया गया, जिसमें सबसे ऊपर नॉर्वे था, जो नंबर 1 पर था। और भारत की अगर बात करें तो भारत का HDI मूल्य में क्रम है 126वां। 177 देश में भारत का स्थिति
126 में रहा SDI मूल्य के हिसाब से। आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज। ये देश के आर्थिक विकास का आधार है, जिसको आधारिक ढांचा कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इनको सुधार करा जाए तो देश विकास ज़्यादा करेगा। बिहार के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करें। बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते विकास बिहार में कम हो गया है, क्योंकि जितने भी चीज़ों का उत्पादन होता है तो ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण सभी उत्पादित चीज़ों को जनसंख्या के भरण पोषण में लगा दिया जाता है, जिससे बिहार पिछड़े की स्थिति में आ गया है। यही वजह है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार को पिछड़े बनाने में काफ़ी है। नंबर 2, आधारित संरचना का अभाव। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी बिहार में अच्छी सड़कें, बिजली व्यवस्था, सिंचाई का साधन, ये सभी अभाव हैं। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का भी कमी है, जिसके कारण बिहार पिछड़ेपन की स्थिति में बनी हुई है। तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। हम सभी जानते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन बिहार की कृषि की बात करें तो बिहार की कृषि कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब अच्छे क्वालिटी की कृषि नहीं होने से इसमें उपज कम होगा, और उपज कम होने से राज्य को पैदावार कम होगा, जिस कारण बिहार पिछड़े की स्थिति में चले जाते हैं। बाढ़ तथा सूखे का नुकसान। प्रतिवर्ष हमारे बिहार में बाढ़ आते हैं, और सबसे ज़्यादा बाढ़ नेपाल से आती है। 2008 में कोसी नदी से जो बाढ़ आया था, इनका प्रलय हम सभी बिहारवासी भुगत चुके हैं। अगर बात करें दक्षिणी बिहार का, तो दक्षिणी बिहार में हर साल सूखे पड़ते हैं, जिस कारण यहाँ उपज कम होते हैं, जिससे बिहार पिछड़ेपन में है। तीसरा है औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार के पिछड़ेपन के जब बिहार का विभाजन हुआ, बिहार का विभाजन 2000 ईस्वी को हुआ था, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र था वो सभी झारखंड में चले गए, और बिहार के पास औद्योगिक इकाइयों की कमी हो गई, जिस कारण बिहार की स्थिति पिछड़े में बनी हुई है। इन बिहार की पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम कौन से उपाय करें, इसका वर्णन करना है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, जिन्हें यदि हम सरलता से, सुगमता से करें तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। पहली बात, जनसंख्या पर नियंत्रण
बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। यदि जनसंख्या को नियंत्रण करा जाए तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरे बिहार में सफलतापूर्वक लागू करना होगा। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इस वजह से कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करें, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग करने से उपज में वृद्धि हो सकता है, जिससे बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सकता है। आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। बिहार के सड़क व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुधार दिया जाए तो बिहार विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। चौथा है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का वातावरण तैयार करना होगा। जब तक शांति नहीं होगा, यहाँ व्यापारी व्यापार के लिए नहीं आएंगे, जिससे बिहार का विकास कर पाना असंभव है। बिहार में कुशल और ईमानदार प्रशासन होना अनिवार्य है। यदि बिहार को पिछड़ेपन से दूर करना हो तो यहाँ के प्रशासन को कुशल और ईमानदार होना आवश्यक है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो इस करप्शन को हटाने के बाद ही बिहार की स्थिति अच्छी हो सकती है। अगला सवाल है, नरेगा क्या है? नरेगा का फुल फॉर्म में होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा रोजगार देने का एक योजना है। इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में यानी 365 दिन में कम से कम 100 दिन काम देने का व्यवस्था होता है सरकार का। और यदि सरकार मजदूरों को 100 दिन काम नहीं दे पाते हैं तो उनके बदले उन्हें भत्ता दिया जाता है। नरेगा का नाम अब मनरेगा कर दिया गया है। अगला सवाल, कृषि जनित उद्योग क्या है? नाम से पता चलता है कृषि जनित उद्योग नहीं, वैसा उद्योग जो कृषि से चलता हो। कृषि उत्पाद से चलने वाला जो उद्योग होगा उसको कृषि जनित उद्योग कहेंगे। जैसे अचार बनाने वाला उद्योग। अचार बनाने के लिए आम चाहिए और आम एक कृषि से ही आएगा। सॉस बनाना हो, इसके लिए टमाटर चाहिए। तो ये जो उद्योग हैं अचार का, अचार बनाने का, सॉस बनाने का, ये सभी उद्योग कृषि पर आधारित हैं। इसलिए इस तरह के उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहा जाता है।